हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामडाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं बड़े ही शानदार और जानदार क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। जितने भी ये क्वेश्चन है ये हम पहले डिस्कस करेंगे, इनका पोस्टमार्टम करेंगे। उसके बाद अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ ले सकते हैं और जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, आज के इस खूबसूरत सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, वी डू स्टूडेंट टी टेस्ट व्हेन। हम स्टूडेंट टेस्ट या स्टूडेंट टी टेस्ट जो है वो कब काम में लेते हैं। चार कंडीशन दी हुई है, इनमें से कौन कौन सी कंडीशन है वो सही है, आपको ये बताना है। सबसे पहला है कि स्टूडेंट टी टेस्ट कब काम में लेंगे, जब सैंपल साइज स्मॉल होगा, यानी नमूने का आकार छोटा होगा। बिल्कुल सही बात है, स्टूडेंट टी टेस्ट तभी लिया जाता है जब नमूने का आकार छोटा होता है, यानी सैंपल साइज लेस देन 30 यानी 30 से छोटा होता है। अगर सैंपल साइज 30 से बड़ा हो जाता है तब जेड टेस्ट की तरफ जाते हो। किसके, कौन से टेस्ट की तरफ? जेड टेस्ट की तरफ जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर 30 से छोटा है तो स्टूडेंट टी टेस्ट की तरफ जाते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है एस डी इज नॉट, स्टैंडर्ड डिविएशन ज्ञात होने पर। बिल्कुल नहीं, स्टैंडर्ड डिविएशन ज्ञात होने पर यह टेस्ट काम में नहीं लिया जाता है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होता है कि जो एवरेज है उस एवरेज से जो डेटा है वो कितना दूरी पे है। अगर क्या है, एवरेज से डेटा अगर डिस्टेंस पे होता है, दूरी पे होता है, यानी एवरेज से मैच नहीं खाता है, तब हाई स्टैंडर्ड डिवीएशन होता है। और जब क्या होता है, डेटा लगभग एवरेज के पास होता है, तब हम उसको लो स्टैंडर्ड डिवीएशन कहते हैं। ये लो स्टैंडर्ड डिवीएशन का ग्राफ बन रहा है और हाई स्टैंडर्ड डिवीएशन का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी डेटा है वो एवरेज से काफी दूरी तक फैला हुआ है, काफी दूरी तक डिस्ट्रीब्यूट है। तो स्टैंडर्ड डिवीएशन जो है हमें ज्ञात नहीं होता है, तब हम स्टूडेंट टी टेस्ट काम में लेते हैं। तो यहां लिखा होता है कि स्टूडेंट डिवीएशन जो है वो ज्ञात होने पर नहीं, दूसरा बिल्कुल गलत है। तीसरा है सैंपल साइज इज बिग, पहले का जस्ट कॉन्ट्रेरी है, तो जाहिर सी बात है ये हो ही नहीं सकता है। नमूने का आकार बड़ा होने पर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कब लेते हैं, जब नमूने का आकार छोटा होता है। चौथा ऑप्शन है एस डी इज नॉन, स्टैंडर्ड डिवीएशन ज्ञात न होने पर। बिल्कुल सही बात है, जब हमें स्टैंडर्ड डिवीएशन ज्ञात नहीं होता है तभी हम क्या है, स्टूडेंट टी टेस्ट काम में लेते हैं। तो इन चार कंडीशनों में से दो कंडीशन सही है, पहली और चौथी। अब ऑप्शन में से ढूंढ लीजिए कि पहली और चौथी के लिए सही ऑप्शन क्या रहने वाला है। यहां ऑप्शन है डी ऑप्शन, और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो क्या रहेगा, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है एग्रीकल्चर स्टैटिक्स से, यानी कृषि सांख्यिकी से, और बहुत शानदार क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस रहने वाले हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को अपने देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है वेदर एंड क्लाइमेट से, यानी मेटेरियोलॉजी से है। तो मेटेरियोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहां पे अगला क्वेश्चन है लैप्स रेट फाउंड इन द ट्रोपोस्फेयर, शोभ मंडल में गिरावट दर पाई जाती है। जब हम वायुमंडल को, एटमॉस्फेयर को अलग अलग परत में बांट के बात करते हैं तो धरती के पास वाला जो मंडल है, यानी जो स्पेयर है, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में क्या बोल देते हो आप, शोभ मंडल बोल देते हैं, ठीक है। और शोभ मंडल में क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, शोभ मंडल में क्या है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता है। शोभ मंडल में जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता है। शोभ मंडल का एवरेज टेम्परेचर, ट्रोपोस्फेयर का एवरेज टेम्परेचर होता है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ट्रोपोस्फेयर की जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट जो होती है इक्वेटर, यानी जो भूमध्य रेखा है, वहां पे 16 किलोमीटर होती है। और जो पोलर होते हैं, यानी जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, वहां 8 किलोमीटर होती है। और एवरेज हाइट की बात करो तो कितनी होती है, 12 किलोमीटर होती है। तो अगर हम इसकी टॉप हाइट तक जाते हैं तो तापमान -60 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो हाइट बढ़ने के साथ साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो तापमान गिरता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लैप्स रेट बोलते हैं, यानी गिरावट दर बोलते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ
ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो तापमान में गिरावट आती है उसे लैप्स रेट या फिर क्या बोला जाता है, गिरावट दर बोला जाता है। फटाफट आप नीचे कमेंट में आंसर दीजिए कि जो लैप्स रेट है, गिरावट दर है, उसके लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सी बात सही है। ऑप्शन बता देता हूं कि आप 1000 मीटर ऊंचाई पर बढ़ते हैं, 1000 मीटर ऊंचाई को हम 1 किलोमीटर भी बोल सकते हैं ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर ही होता है। 1000 मीटर या 1 किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरता है। दूसरा ये कह रहा है कि 165 मीटर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। तीसरा यह है कि 1000 फीट ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, फीट में बात हो रही है, 1000 फीट ऊंचाई बढ़ने पर तापमान है वो 3.6 डिग्री फारेनहाइट गिरता है। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो सौर मंडल में लैप्स रेट क्या है, आप बताइए इन चारों में से राइट आंसर क्या है। पहली बात तो बिल्कुल सही है, 1 किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने के साथ 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है, यानी 1000 मीटर ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस है वो गिरता है। बी ऑप्शन है कि 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस लैप्स रेट प्राप्त होती है। आपसे कोई पूछ ले कि 1 डिग्री सेल्सियस लैप्स रेट कितनी ऊंचाई पे, 165 मीटर पे, ये बात बिल्कुल ठीक है, कोई दो राय नहीं है इसमें। तीसरी है कि 1000 फीट ऊंचाई बढ़ने पे, फीट में बात हो रही है और इधर फारेनहाइट में बात हो रही है, 1000 फीट ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान 3.6 डिग्री फारेनहाइट गिर जाता है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान क्या होता है, कम होता है, और इसको लैप्स रेट बोलते हैं। और लैप्स रेट के लिए ये तीनों ही बातें सही है, लैप्स रेट के लिए तीनों ही बातें सही है। तो लैप्स रेट कितनी मिलती है, 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस, 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस, और 1000 फीट के ऊपर 3.6 डिग्री फारेनहाइट तापमान कम हो जाता है, यानी इतनी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इतना तापमान कम होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। और ये पीडीएफ आपको कहां पर मिलने वाली है, ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम पे। ज्वाइन नहीं किया है तो बिना देरी करते हुए ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला है इन टाइप फर्स्ट एरर। जो स्टैटिक्स के अंदर जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ते हैं या हाइपोथेसिस यानी परिकल्पनाएं पढ़ते हैं, तो वहां पे एक एरर फर्स्ट होती है और एक एरर सेकंड होती है। देखिए, एक हाइपोथेसिस होती है नल हाइपोथेसिस। कौन सी हाइपोथेसिस होती है, नल हाइपोथेसिस होती है। और दूसरी जो हाइपोथेसिस होती है वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। सबसे पहली बात तो हाइपोथेसिस क्या होती है, परिकल्पना क्या होती है। परिकल्पना का मतलब है एक तरह से विचारधारा, एक तरह का अनुमान होता है। यानी हाइपोथेसिस होती है वो चीज होती है जिसको सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए लेस एविडेंस होते हैं, यानी सबूत कम होते हैं। अगर हम उस पर रिसर्च करें, बहुत सारे रिसर्च हो जाएंगे तो हमारे पास एविडेंस खत्म हो जाएंगे, एविडेंस बहुत बढ़ जाएंगे, हमारे पास एविडेंस बहुत, प्रूफ बहुत हो जाएंगे। फिर वो हाइपोथेसिस नहीं होगी, वो फिर प्रमाण होगा, फिर वो आपका क्या होगा, साबित कर दिया जाएगा, प्रूव कर दिया जाएगा। हाइपोथेसिस क्या है, एक लेस एविडेंस का स्टेटमेंट होता है, यानी एविडेंस कम है, सबूत कम है, इसलिए वो एक परिकल्पना मात्र है, यानी वो एक हाइपोथेसिस मात्र है। जैसे मैं ये बोल दूं कि ट्रॉपिकल रीजन में प्रोडक्शन ज्यादा होता है, लेकिन अभी श्योरिटी तो नहीं है ना, अभी ट्रॉपिकल में हो सकता है सब ट्रॉपिकल में प्रोडक्शन हो जाए। अब ट्रॉपिकल में ये ठीक है, ये मेरा मानना है, कुछ 4, 5, 10 लोगों का हो सकता है, औरों का मानना हो। जब इस पे काम किया जाएगा, बहुत सारे एविडेंस जुटाए जाएंगे, तब क्या है, ये जो हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, ये क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अगर इस परिकल्पना में, हाइपोथेसिस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, वेरिएबिलिटीज नहीं होती है, सेम चीज ही देखने को मिलती है, तो उसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। नल का मतलब जीरो डिफरेंस, नल का मतलब क्या होता है, जीरो डिफरेंस, यानी कोई भी अंतर नहीं है, जैसा था वैसा ही है, जैसा कहा गया वैसा ही है, वो है नल हाइपोथेसिस। ठीक है, एक होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस का मतलब है कि वेरिएबल है, जो वेरिएबल्स है, चर है, उनके बीच डिफरेंस है, जो चर है उनके बीच में डिफरेंस है, यानी जो कहा गया है उस बात में कोई ना कोई अंतर है, वो कि वो नहीं है, तब कौन सी हाइपोथेसिस लगती है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस लगती है। डिफरेंस नहीं, नो डिफरेंस, जीरो डिफरेंस, इसका मतलब कौन सी हाइपोथेसिस लगेगी, नल हाइपोथेसिस। और कोई डिफरेंस है तो फिर कौन सी हाइपोथेसिस होती है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। जो नल हाइपोथेसिस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम बीटा हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। तो जब हम हाइपोथेसिस को
सिलेक्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, उस समय एरर फर्स्ट और एरर सेकंड की बात होती है। भी आपने सही को गलत मान लिया या गलत को आपने सही मान लिया, मतलब गलती कर दी। सही को सही मानना कोई एरर नहीं है, सही को सही मानना क्या है, कोई गलती नहीं है, और गलत को गलत मानना कोई गलती नहीं है। लेकिन सही को गलत मानना गलती है और गलत को सही मानना भी क्या है, गलती है, यानी एरर है। तो एरर दो तरह की होती है, एरर फर्स्ट और एरर सेकंड। यहां पे पूछा गया है एरर फर्स्ट क्या है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द हाइपोथेसिस इज फॉल्स, टेस्ट रिजेक्ट्स। हाइपोथेसिस गलत है, झूठी है, इसलिए हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो तो एरर ही नहीं है, वो तो क्या है, एरर ही नहीं है, वो तो ठीक बात है। हाइपोथेसिस गलत थी, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, वो तो सही बात है, तो ये तो एरर है ही नहीं। बी ऑप्शन है, हाइपोथेसिस इज फॉल्स एंड टेस्ट एक्सेप्टेड। हाइपोथेसिस तो गलत थी, मतलब हाइपोथेसिस तो क्या थी, गलत थी, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, सही मान लिया। हाइपोथेसिस तो गलत थी, लेकिन हमने उसको क्या कर लिया, सही मान लिया। ये एरर सेकंड है। ये कौन सी है, एरर सेकंड है। कौन सी एरर है, ये सेकंड है। सॉरी, ये इसको हम बोर्ड चेंज कर दिया ना थोड़ा सा, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड एरर बोलेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड एरर बोलते हैं, ठीक है। अगर हाइपोथेसिस गलत थी लेकिन हमने उसको स्वीकार लिया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको बोलते हैं एरर सेकंड। बोथ ए एंड बी हो ही नहीं सकता है, बी स्टेटमेंट तो एरर सेकंड है, ए है वो एरर है ही नहीं। डी ऑप्शन देखते हैं हम, द हाइपोथेसिस इज ट्रू। हाइपोथेसिस सही थी लेकिन हमने गलत मान लिया, गलत काम कर दिया, तो हाइपोथेसिस जो है वो क्या है, सही थी और हमने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, गलत मान लिया, ये एरर फर्स्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। एरर फर्स्ट क्या है, चीज सही थी, हमने उसको नकार दिया, हमने उसको गलत मान लिया, वो एरर फर्स्ट कहलाती है, फर्स्ट एरर कहलाती है। और जो हमेशा काम होता है ना, वो नल हाइपोथेसिस पे होता है। काम हमेशा क्या होता है, नल हाइपोथेसिस पे होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस पे नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हमने यहां पे जो नल हाइपोथेसिस थी वो सही थी और हमने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट नहीं करना था, सही थी तो एक्सेप्ट करना था, लेकिन हमने रिजेक्ट कर दिया, तो यहां राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहां टाइप एरर 1 और एरर सेकंड है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल लेआउट, हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन आया भाई। इन ट्राइंगल लेआउट मेथड प्लांट्स प्लांटेड कंपेयर देन स्क्वायर सिस्टम। ये पूछना चाह रहा है कि जो ट्राइंगल विधि है, त्रिभुजाकार विधि है, बाग लगाने की त्रिभुजाकार विधि, उसमें वर्गाकार विधि की तुलना से पौधे लगते हैं। त्रिभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की तुलना से पौधे लगते हैं। 15% ज्यादा, 14% कम, 81% ज्यादा और 50% एक्स्ट्रा। देखिए, जो त्रिभुजाकार विधि होती है उसके अंदर आप प्लांट पॉपुलेशन ज्ञात करोगे, उसके लिए फॉर्मूला, सॉरी, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, a/d²। क्या होता है, a/d² इंटू 0.866 होता है। अगर इस फॉर्मूले से आप प्लांट कैलकुलेशन करेंगे, ए का मतलब होता है एरिया, डी का मतलब होता है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। ए का मतलब एरिया क्षेत्रफल, डी का मतलब प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। ए का मतलब क्या है भाई, एरिया यानी क्षेत्रफल, डी का मतलब होता है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होता है, ठीक है। और इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, त्रिभुजाकार विधि के अंदर पौधों की संख्या ज्ञात करेंगे। बाग लगाने की विधियां होती है ना, स्क्वायर सिस्टम यानी वर्गाकार विधि, रेक्टेंगुलर आयताकार विधि, ट्राइएंगल, त्रिभुजाकार, हेक्सागोनल, क्विनिक्स मेथड और कंटूर मेथड। 6 लेआउट की विधियां होती है, 6 रेखांकन की विधियां होती है। उसमें से सबसे पॉपुलर है वो स्क्वायर सिस्टम है। सबसे पॉपुलर कौन सा है आपका, स्क्वायर सिस्टम। वर्गाकार विधि सबसे पॉपुलर है, इसलिए दूसरी सभी विधियों की तुलना वर्गाकार से ही होती है, स्क्वायर सिस्टम से ही सभी की क्या है, तुलना की जाती है। तो इसमें यही पूछा गया है कि त्रिभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की तुलना से कितने पौधे कम या ज्यादा लगते हैं। 15% एक्स्ट्रा पौधे तो हेक्सागोनल मेथड में लगते हैं, षटभुजाकार में। वर्गाकार विधि की तुलना से, स्क्वायर मेथड की तुलना से 15% आपको एक्स्ट्रा प्लांट किस में देखने को मिलते हैं, हेक्सागोनल में देखने को मिलते हैं, षटभुजाकार में।
जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए बढ़िया है और मार्केट के पास में बाग लगाने के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है। मार्केट के पास में बाग लगाने के लिए सबसे बढ़िया मेथड कौन सा माना जाता है? हेक्सागोनल, जिसमें स्क्वायर मेथड के कंपैरिजन में 15% एक्स्ट्रा प्लांट लगते हैं। वहीं पे ट्राइएंगल मेथड की बात करें तो ट्राइएंगल मेथड के अंदर वर्गाकार विधि की तुलना से 14% पौधे कम लगते हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। कौन सा राइट होगा? बी। जो त्रिभुजाकार विधि है, ट्राइएंगल मेथड है, उसमें वर्गाकार विधि की तुलना से 14% पौधे कम लगते हैं। लेकिन ट्राइएंगल मेथड कहां बढ़िया रहता है? जहां पे आड़े तिरछे खेत है, नॉन सिमेट्रिकल अपने खेत है। जैसे ये खेत हमारा आयताकार है, सिमेट्रिकल है। मान लो कि इससे हमारे यहां रोड निकल गई तो अब ये पीछे खेत सिमेट्रिकल तो नहीं बचा ना, ज्यामिति में तो नहीं बचा, सही आकार में तो नहीं बचा। तो असमान आकार के जहां खेत होते हैं, यानी नॉन सिमेट्रिकल जो फार्म प्लॉट होते हैं, उनके अंदर अपने त्रिभुजाकार विधि काम में लेते हैं। और त्रिभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की तुलना से 14% प्लांट है वो कम लगते हैं। 81% एक लिखा हुआ है, 81%, 81% जो प्लांट एक्स्ट्रा है वो क्विनिक्स यानी जो पूरक विधि होती है, जिसको हम 5 प्लांट मेथड या पेंटागोनल मेथड भी बोल देते हैं, उसमें वर्गाकार विधि की तुलना से 81% पौधे ज्यादा लगते, 81% प्लांट। जिस विधि को हम क्या बोलते हैं? क्विनिक्स विधि, फिलर विधि या पूरक विधि या 5 प्लांट मेथड या पेंटागोनल विधि। लेकिन ये जो 81% प्लांट एक्स्ट्रा लगते हैं ये टेम्परेरी होते हैं। जैसे ही मेन प्लांट फ्रूटिंग देना स्टार्ट करते हैं, इनको बाग से उखाड़ दिया जाता है, फिर पीछे स्क्वायर मेथड ही बचता है, ये स्थायी नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने राइट आंसर आपको बी बताया है, बाकी 2 ऑप्शन के बारे में भी बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें लीफ एरिया इंडेक्स। सबसे पहले तो लीफ एरिया इंडेक्स का यहां फॉर्मूला पूछा गया है। लीफ एरिया इंडेक्स है, उसका क्या है, आप लोगों से फॉर्मूला पूछा गया है। ठीक है, अब लीफ एरिया इंडेक्स क्या होता है पहले तो मैं बताता हूं। देखिए, लीफ एरिया इंडेक्स का मतलब होता है कि ये जो पौधा है इसकी कैनोपी कितनी जगह घेर रही है, देखो जमीन कितनी घेर रही है, उसकी तुलना में इस पर पत्तियां कितनी है, बाकी तो खाली भाग है। मान लो कि इस पे 40% पत्तियां हैं, कितनी पत्तियां? 40, बाकी ये देखो बीच में आपको जगह खाली मिल रही है। तो ये कैनोपी कितनी जमीन घेर रही है और उसकी तुलना में पत्तियों का क्षेत्रफल कितना है, उसी को हम लीफ एरिया इंडेक्स बोलेंगे। अब जैसे यहां पत्तियां ज्यादा है तो यहां लीफ एरिया इंडेक्स क्या आएगा? ज्यादा। यहां कम है तो लीफ एरिया इंडेक्स क्या आएगा? कम आएगा। तो जो मिट्टी पौधे की जो कैनोपी है, पौधे का जो फैलाव है, वो कितनी जगह घेरता है और उसकी तुलना में उस पर पत्तियों का क्षेत्र कितना है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? लीफ एरिया इंडेक्स बोलते हैं। यहां पे लीफ एरिया इंडेक्स का आपसे फॉर्मूला पूछा गया है। लीफ एरिया इंडेक्स का फॉर्मूला पूछा गया है तो लीफ एरिया मीटर स्क्वायर बटा ग्राउंड एरिया मीटर स्क्वायर, बिल्कुल यही हमने डायग्राम में देखा है। तो लीफ एरिया इंडेक्स का फॉर्मूला बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। बी देखो, बी यहां पे क्या दिया? यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप, यानी ए प्लस बी, यानी एक खेत में जो फसल लगी हुई है, इंटरक्रॉप में 2 फसलें लगी हुई है ना, ये एक फसल लगी हुई है और दूसरी जो फसल लगी हुई है। इंटरक्रॉप का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही प्लॉट में अलग अलग कतारों में, लाइनों में अरेंज करते हुए बोना। तो इंटरक्रॉप जितनी भी लगी हुई है उनका यहां पे टोटल बटा में यील्ड ऑफ सोल क्रॉप, उसकी जगह अगर हम सोल फसल लगाते, अकेली फसल लगाते, वो बटा में लिख देंगे। तो ये किसका फॉर्मूला है? ये भी अभी बात करते हैं, आपके बहुत काम आने वाला है। ये जो फॉर्मूला है ये लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का फॉर्मूला है। किसका? लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब देखो ये हमें क्या बताता है? हमें ये बताता है कि अगर मान लो कि हम सोल फसल लगाएं, सोल का मतलब होता है एक प्लॉट में शुद्ध रूप से एक ही फसल लगा रहे हो, मान लो कि उसका उत्पादन होता है 100 क्विंटल। कितना उत्पादन होता है? 100 क्विंटल। इसकी बजाय हम यहां पे 2 फसलें इंटरक्रॉप के रूप में लगा देते हैं। कितनी? 2 फसलें इंटरक्रॉप के रूप में। अगर उनका उत्पादन भी 100 क्विंटल होता तो फिर इंटरक्रॉप लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जरूरत क्यों नहीं है? इंटरक्रॉप का मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन सोल फसल कितनी होती? 100 क्विंटल होती, लेकिन जो इंटरक्रॉप है वो 110 क्विंटल हो जाती, 120 क्विंटल हो जाती।
अब आपका जो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो वो कितना आ रहा है, 1.1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1.1 आ रहा है, 1.1 आ जाएगा। इसका मतलब जब इंटरक्रॉप का उत्पादन ज्यादा होता है तो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो 1 से ज्यादा आता है। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो 1 से ज्यादा आता है, इसका मतलब इंटरक्रॉपिंग होती है वो फायदेमंद होती है। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो जब 1 से ज्यादा आता है, इसका मतलब इंटरक्रॉपिंग फायदेमंद होती है। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो जब 1 से कम आता है तो इंटरक्रॉप है वो नुकसानदायक होती है, मतलब ये फायदेमंद नहीं होने वाली है। तो ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कितने से ज्यादा होने पर इंटरक्रॉप फायदेमंद है, 1 से ज्यादा होने पर। कब नुकसानदायक होती है, 1 से कम होने पर। इसी चीज को बताने के लिए लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है ना, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला है ये लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का फॉर्मूला है। नेक्स्ट YAB बटा YAA प्लस YBA प्लस YBB, ये हम आपको एक टॉपिक के अंदर पूरा बताएंगे। वैसे मैं बता देता हूं, ये रिलेटिव यील्ड टोटल का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, रिलेटिव यील्ड टोटल का फॉर्मूला है। अगर इस पे डिस्कस किया जाएगा तो ये क्वेश्चन आपका बहुत लंबा हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है अपना, एक ऑप्शन है ग्रेन यील्ड बटा बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100 का मतलब क्या होता है। ये फॉर्मूला आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि ये डी ऑप्शन है, ये किसका फॉर्मूला है, और ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। बाकी कमेंट ज्यादा मैं पढ़ नहीं पाता हूं, लेकिन इसका मैं कमेंट बॉक्स में आंसर भी दूंगा आपको, पक्का है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे आंसर चाहता हूं कि जो ग्रेन यील्ड है यानी जो व्यावसायिक उपज है बटा में जो जैविक उपज है इनटू में 100, ये किस चीज का फॉर्मूला है। ग्रेन यील्ड का मतलब ये समझ लो, या इकोनॉमिक यील्ड का मतलब, ग्रेन यील्ड को इकोनॉमिक यील्ड भी बोल सकते हैं आप, पौधे का वो भाग जो व्यावसायिक महत्व रखता है, बटा में बायोलॉजिकल यील्ड। बायोलॉजिकल यील्ड का मतलब पूरे पौधे के शुष्क भार है वो क्या है, उसकी बायोलॉजिकल यील्ड है। पूरे पौधा है वो क्या है, बायोलॉजिकल यील्ड है, इनटू में 100। ये किसका फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर स्टूडेंट आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहां क्वेश्चन पूछा गया था लीफ एरिया इंडेक्स, तो लीफ एरिया इंडेक्स का राइट फॉर्मूला कौन सा है, लीफ एरिया मीटर स्क्वायर में बटा ग्राउंड एरिया मीटर स्क्वायर में। दूसरा था वो किसका था, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का फॉर्मूला था, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तीसरे फॉर्मूले की हमने यहां पे ज्यादा बात नहीं की है क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा। और चौथा ऑप्शन है, इसका आंसर आपको ही देना है और कमेंट बॉक्स में देना है। और जो हमारा तीसरा ऑप्शन था उसका मैंने सीधा सीधा आपको बता दिया कि ये फॉर्मूला किसका है, ये RYT का फॉर्मूला है, यानी रिलेटिव यील्ड टोटल का फॉर्मूला है, रिलेटिव यील्ड टोटल का फॉर्मूला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है अपना, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। हो सकता है पहले कभी थोड़ा बहुत इससे संबंधित कोई क्वेश्चन डिस्कस किया हो, लेकिन यहां पे देखिए, मार्सी प्लांट आर ऑल्सो कॉल्ड हेज, दलदली पौधों को कहा जाता है। दलदल जो एरिया होता है खास करके समुद्र के पास वाला, वो लवणीय प्रकृति का होता है, यानी सेलाइन नेचर का होता है। और उसमें उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, एक तो है हेलोफाइट, एक होता है हेलियोफाइट। हेलियोफाइट तो सन लविंग प्लांट को कहते हैं, जो पूरे प्रकाश में उगते हैं उनको हेलियोफाइट बोलते हैं, लेकिन ये है हेलोफाइट, ध्यान रखना। दूसरा है बीजोफाइट, मीजोफाइट जो मतलब समोद्भिद जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिनको, समोद्भिद, सामान्य स्थितियों में उगते हैं। ज्यादातर क्रॉप प्लांट है वो कौन से होते हैं, मीजोफाइट होते हैं। सामान्य स्थितियों में उगते हैं वो कौन से होते हैं, मीजोफाइट होते हैं। एक ऑप्शन है आपका जीरोफाइट और एक है हाइड्रोफाइट। पानी में जो पौधे उगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट। सामान्य परिस्थितियों में जो उगते हैं वो मीजोफाइट। मोस्ट ऑफ क्रॉप प्लांट क्या है, मीजोफाइट है। जीरोफाइट जो सूखे में पौधे उगते हैं, मरुस्थल में जो उगते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, जीरोफाइट प्लांट बोलते हैं। और हेलोफाइट प्लांट कौन से होते हैं, जो दलदली भूमि में उगते हैं या बहुत ज्यादा समुद्र के पास लवणीय मृदाओं में उगते हैं, उनको हम हेलोफाइट्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हेलोफाइट कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, फटाफट बताओ भी, इनको हेलोफाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है इनको, हेलोफाइट के नाम से। और जो क्या है, पौधे लाइट में मतलब सन लविंग प्लांट होते हैं, पूरी तरह से प्रकाश के अंदर उगते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हेलियोफाइट बोलते हैं, हेलियोफाइट। ये चीज आपको अच्छे से, हेलोफाइट और हेलियोफाइट में डिफरेंस आपको याद रखना है। अब जो हेलोफाइट प्लांट होते हैं, जो हेलोफाइट प्लांट होते हैं वो वास्तव में किसके प्रकार होते हैं, वो जीरोफाइट के प्रकार होते हैं।
जो हेलोफाइट प्लांट होते हैं वो वास्तव में किसके प्रकार होते हैं, वो जीरोफाइट होते हैं, उनके ही प्रकार होते हैं, अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके अलावा मैं बात करूं हेलोफाइट के अंदर कुछ विशेष फिनोमिनास देखने को मिलती है। जैसे इनके अंदर क्या होता है, कुछ जड़ें होती है, वो क्या होती है, ऐसे उल्टी ग्रोथ करके ऐसे जमीन से बाहर आ जाती है, जिनको हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं जिनको, न्यूमेटोफोर। ये रेस्पायरेशन के लिए क्या है, ये बाहर की तरफ आ जाती है, तो इसके अंदर न्यूमेटोफोर्स देखने को। हेलोफाइट का एक मेन प्रॉपर्टी है कौन सा, न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर कौन सी जड़ें हैं, रेस्पायरेटरी रूट है, जो श्वसन करने के लिए अपनी जड़ों को बाहर निकाल देती है, क्योंकि दलदल में ऑक्सीजन तो पहुंच नहीं पाता है, इस वजह से इनकी जड़ें क्या होती है, हवा में बाहर की तरफ आ जाती है, जिनको न्यूमेटोफोर कहा जाता है, इस तरह से बाहर की तरफ आ जाती है। उसके अलावा इनमें विविपरी पाई जाती है। इसके अलावा इनमें क्या देखने को मिलती है, विविपरी देखने को मिलती है। और विविपरी क्या होता है, देखो विविपरी जो होता है वो क्या होता है, विविपरी का मतलब होता है जो फल होता है उसी के अंदर बीज अंकुरित हो जाता है, जो फल होता है उसी के अंदर बीज अंकुरित हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विविपरी बोलते हैं। और विविपरी के एग्जाम्पल क्या है, कमर्शियल एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रॉबेरी में विविपरी देखने को मिल सकती है, टमाटर में विविपरी देखने को मिल सकती है, पेपर के अंदर विविपरी देखने को मिल सकती है, एवाकाडो जो होता है उसके अंदर विविपरी देखने को मिल सकती है, नींबू वर्गीय के अंदर कुछ के अंदर विविपरी देखने को मिल सकती है, और कद्दू जो पंपकिन है उसके अंदर भी विविपरी आपको देखने को मिल सकती है। तो यहां पे मैंने आपको बहुत सारी बातें एक साथ बता दी है और इन सबको ढंग से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम प्लानिंग इज प्रोसेस। कार्यक्रम नियोजन एक प्रक्रिया है। जब आप प्रोग्राम प्लानिंग करते हैं यानी किसी चीज की योजना बनाते हैं तो वो क्या है, एक एजुकेशनल प्रोसेस है क्या, वो एक कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस है क्या, एक इवोल्यूशन यानी किसी चीज की जांचने की प्रक्रिया है क्या, या फिर ये सभी तरह की प्रक्रिया है। पहली बात तो प्रोग्राम प्लानिंग एक एजुकेशनल प्रोसेस तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बिना एजुकेशन प्रोग्राम प्लानिंग, किसी चीज के ज्ञान के बगैर आप प्रोग्राम प्लानिंग करेंगे कैसे। दूसरी चीज, प्लानिंग के अंदर बहुत सारी चीजों को आपको जोड़ के चलना पड़ता है, तो कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस भी है, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। तीसरा इवोल्यूटिंग, जब आप प्लान करते हैं तो उसकी जांच भी करते हैं, उसका मूल्यांकन भी करते हैं, बिना मूल्यांकन कोई काम सिरे चढ़ ही नहीं सकता है, तो इवोल्यूशन प्रोसेस भी है। इसका मतलब जो प्रोग्राम प्लानिंग है वो सभी प्रकार का है, ऑल ऑफ दीज है, एजुकेशनल प्रोसेस भी है, कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस भी है और इवोल्यूटिंग प्रोसेस भी है, यानी ऑल ऑफ दीज इसका क्या है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे, जब मैं उत्तर दूं उससे पहले जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, नेवर डू एनीथिंग दैट यू गेट समवन टू डू फॉर यू इज ए प्रिंसिपल ऑफ। कभी भी ऐसा कुछ न करें जो आपको किसी से आपके लिए करने को मिले, यह किसका सिद्धांत है। देखो मतलब आप ऐसा कुछ मत करिए जो लोग आपके लिए करते हैं या कोई और आपके लिए करता है, यह किस बात का सिद्धांत है। नेवर डू एनीथिंग दैट यू गेट समवन टू डू फॉर यू इज ए प्रिंसिपल ऑफ। मतलब कुछ ऐसा मत करिए जैसा कोई आपके लिए कर रहा है, यह किसका प्रिंसिपल है, पार्टिसिपेशन का। नहीं जी, पार्टिसिपेशन का नहीं है ये प्रिंसिपल, कल्चरल चेंज का बिल्कुल नहीं है ये, लीडरशिप का ये गुण होगा भाई। लीडरशिप यही चाहेगा कि मैं स्पेशल करूं, लीडर तो यही चाहेगा ना मैं स्पेशल करूं, जैसा लोग आम करते हैं वैसा नहीं, मैं इन लोगों को लीड करूं, वो स्पेशल वर्क करेगा। तो ये सिद्धांत किसका है, लीडरशिप का सिद्धांत है। ये पहले एएफओ में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ने की समझने की जरूरत है, इसको किसी किताब से सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या है दिमाग लगाना है। भी कभी भी ऐसा कुछ न करें जो आपको किसी से आपके लिए करने को मिले। कोई आपके लिए कर रहा है, लीडर है वो चाहता है उसके लिए कोई कुछ नहीं करे, वो ही लोगों के लिए करे, वही लोगों का भला करे, है ना। ये किसका सिद्धांत होगा, लीडरशिप का, है ना, नेतागिरी का सिद्धांत होता है ये एक्सटेंशन एजुकेशन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काइटिन सिंथेसिस इन बिएटर इंसेक्टिसाइड।
देखो निम्न में से कौन सा काइटिन संश्लेषण अवरोधक कीटनाशी है? कीटों के ऊपर का जो आवरण होता है, खास करके बिटल विविल इनके, तो वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, जो कीटों की सुरक्षा करता है। अब ये सारे के सारे क्या है? इंसेक्टिसाइड है। इनमें से ऐसा कौन सा इंसेक्टिसाइड है जो क्या इनके काइनेटिन को नहीं बनने देगा, उसके लिए अवरोधक का काम करेगा, यानी उनको इस तरीके से मारने का काम करेगा? तो इनमें से कौन सा काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, यानी काइटिन संश्लेषण का विरोध करता है या रोधक होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ये है डाइफ्लूबेजुरोन। कौन सा? डाइफ्लूबेजुरोन जो होता है ये काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। पिछले में मैंने आंसर राइट लगाया या नहीं लगाया? क्योंकि आप क्या करेंगे, इस पीडीएफ से पढ़ने वाले हैं, तो इसका भी मैं लगा देता हूं, सी आंसर है। इससे पीछे वाले का मैंने आंसर राइट नहीं लगाया, तो यहां लिख देता हूं डी आंसर राइट है। इससे पीछे वाले का भी देख लेता हूं, इसके अंदर भी मैंने क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं लिखा, यहां लिख देता हूं ए। इससे पीछे वालों में पक्का लिखा हुआ है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप ही लोगों के लिए बने हुए क्वेश्चन है भाई, ये आप ही लोगों के लिए बने हुए क्वेश्चन है, इसीलिए यहां पे मैं आपके लिए ये पीडीएफ है वो रेडी कर रहा हूं। देखिए, आफ्टर स्टार्टिंग द इंजन टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम इंजन टू द गियर बॉक्स। इंजन शुरू करने के बाद इंजन से गियर बॉक्स में शक्ति संचारित करने के लिए लगा हुआ क्या सिस्टम होता है? रियर एक्सल, ना जी। डिफरेंशियल, ये तो डिफरेंशियल तो क्या करता है? ये तो फाइनल ड्राइव की तरफ 90 डिग्री एंगल पे ऊर्जा को ट्रांसफर करता है, अभी बताएंगे। ये डिफरेंशियल नहीं होता है। क्लच, बिल्कुल सही है। फ्लाईव्हील और जो गियर बॉक्स में शाफ्ट जाती है, तो उनको जो जोड़ने का काम करता है, गियर बॉक्स में जो शाफ्ट जाती है वो ही गियर बॉक्स के अंदर क्या है? पावर लेके आती है। तो गियर बॉक्स की शाफ्ट और जो फ्लाई व्हील होता है उनको जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है? क्लच। यानी इंजन से गियर बॉक्स में ऊर्जा ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा? क्लच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपका सी ऑप्शन राइट होगा। एक मोटा मोटा डायग्राम सा हम देखें तो देखो, सिलेंडर होता है, उसके अंदर जो फ्यूल होता है, ईंधन होता है, उसका दहन होता है, यानी उसका क्या होता है? वो जलता है उसके अंदर, है ना, इसका कॉम्बशन होता है, जिससे वो पिस्टन को धक्का मारता है। पिस्टन से कनेक्टिंग रोड से क्या होता है? जो क्रैंक शाफ्ट होती है उसमें पावर जाती है, क्रैंक शाफ्ट घूमती है ऐसे, और क्रैंक शाफ्ट जो होती है वो किसके साथ जुड़ी होती है? फ्लाई व्हील के साथ जुड़ी होती है। किसके साथ जुड़ी होती है? फ्लाई व्हील के साथ जुड़ी होती है। ये फ्लाई व्हील क्लच के साथ जुड़ के ऊर्जा को कहां भेजता है? गियर बैक्स में भेजता है। अब फ्लाई व्हील के साथ कौन जुड़ेगा? क्लच। क्लच जुड़ेगी तो यहां शाफ्ट से ऊर्जा किसमें जाएगी? गियर बैक्स। और गियर बैक जो गियर बॉक्स होता है इससे ऊर्जा कहां जाती है? डिफरेंशियल में जाती है। और डिफरेंशियल से जो ऊर्जा होती है वो किसमें जाती है? फाइनल ड्राइव में जाती है। और फाइनल ड्राइव क्या करता है? इन टायरों को घुमाने का काम करता है। यानी ट्रैक्टर के जो रियर टायर होते हैं उन्हीं के अंदर पावर होती है, आगे वालों में नहीं होती है। अगर हमें पीछे कोई यंत्र जोड़ना है तो हम यहां पीटीओ के थ्रू क्या है? पावर लेके जाते हैं। गियर बॉक्स से पावर कहां पे लेके जाई जाती है? पीटीओ तक लेके जाती है। पीटीओ का मतलब होता है पावर टेक ऑफ। पीटीओ का मतलब क्या होता है? पावर टेक ऑफ। इसके पीछे कोई मशीन वगैरह जोड़ोगे तो उसमें क्या है? पावर ट्रांसफर कर दी जाती है। और उसके अलावा कुछ यंत्र चलाने के लिए अपने यहां पे गियर बॉक्स से पुली में भी ऊर्जा है वो ट्रांसफर करते हैं। तो ये पावर ट्रांसफर करने का ट्रैक्टर के अंदर जनरली सिस्टम होता है। ठीक है, सबसे पहली बात, पावर बनती कहां है? सिलेंडर में। किससे बनती है? फ्यूल के कॉम्बशन से, यानी जो ईंधन है उसके जलने से। वो मारता है किसको जोर? वो मारता है पिस्टन। पिस्टन नीचे खिसकता है तो कनेक्टिंग रोड से पावर किसमें जाती है? क्रैंक शाफ्ट। और क्रैंक शाफ्ट घूमने से ही पूरे ट्रैक्टर में आगे आगे पावर ट्रांसफर कर दी जाती है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ enrichment of surface water bodies with the nutritional is referred as। स्थायी जल निकायों को पोषक तत्वों से समृद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है। देखो, जो वाटर बॉडीज होती है उसमें पोषण का स्तर अगर बढ़ा दिया जाए, पोषण का स्तर अगर बढ़ा दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? प्यूट्रिफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन, न्यूट्रिफिकेशन,
और यूट्रोफिकेशन। यहां पे राइट तो होगा यूट्रिफिकेशन, राइट क्या होगा, यूट्रिफिकेशन होता है, वो राइट होता है। यूट्रिफिकेशन क्या होता है, देखो किसी भी जलाशय का, किसी भी वाटर बॉडी में अगर न्यूट्रिएंट्स का लेवल बढ़ जाता है, एक तो नेचुरल यूट्रिफिकेशन होता है, यानी जो पानी जाता है वो गंदा पानी है या किचन का पानी है, जाहिर सी बात है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अब क्या होगा, उस पानी में न्यूट्रिशन ज्यादा होंगे तो जीव ज्यादा बन जाएंगे, बहुत ज्यादा जीव होंगे वो मरेंगे, और वो क्या होगा, जो वाटर बॉडी होगी वो सारे जो जीव है वो मर मर के नीचे जमते जाएंगे। तो वाटर बॉडी क्या है, का जो तला है, सतह है, वो ऊपर आता रहेगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वाटर बॉडी खत्म हो जाएगी, एक टाइम ऐसा आ जाएगा वाटर बॉडी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जब नेचुरली ये होता है तो नेचुरल यूट्रिफिकेशन बोलते हैं, और जब मानव निर्मित कोई कारण होता है, मैन मेड जो रीजन होता है, उसको आर्टिफिशियल न्यूट्रिफिकेशन या मैन मेड यूट्रिफिकेशन बोल देते हैं। जैसे उद्योगों से जो पानी निकलता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अपशिष्ट होता है, तो वो इस तरह से क्या वाटर बॉडी में, जलाशयों में चला जाता है और उनके पोषण का स्तर बढ़ा देता है, बहुत सारे जीव बन जाते हैं, वो उसमें जमते रहते हैं, वाटर बॉडी उथली होती रहती है, एक दिन वो खत्म हो जाती है, उसको यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। एक होता है बायोफोर्टिफिकेशन, एक क्या होता है अपना बायोफोर्टिफिकेशन, जैव प्रबलीकरण। कोई भी फसल है उसके ब्रीडिंग प्रोग्राम से उसका न्यूट्रिशन लेवल क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। यानी जो पहले उसमें न्यूट्रिएंट था जितनी मात्रा में, मान लो ये 100 ग्राम दाने थे, इसमें जितना न्यूट्रिएंट था उससे कहीं ज्यादा हमने क्या है, न्यूट्रिएंट्स उसमें बढ़ा दिया। 100 ग्राम से अब क्या है, ज्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है। या मान लो किसी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी थी, तो हम क्या करते हैं, उसकी भरपाई कर देते हैं या उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, बायोफोर्टिफिकेशन या जैव प्रबलीकरण। कम मात्रा में ज्यादा प्रदान करना, कम मात्रा में ज्यादा पोषक तत्व प्रदान करना ही क्या है, बायोफोर्टिफिकेशन का उद्देश्य होता है। न्यूट्रिफिकेशन आप जानते ही हो क्या होता है, पोषण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो कौन सा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन कैसे लगे, अगर मजेदार है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। ऐसे ही सेशन आपके सामने लाते रहेंगे, और जब तक हम अगले वीडियो के अंदर क्या है, हम एक और शानदार जो सेशन है वो लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।